ओके, आओ हम ट्राई करते हैं कि आज हम मनी इन बैंकिंग का पूरा चैप्टर कवर करेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मनी की डेफिनेशन देखते हैं। मनी इज़ एनीथिंग बेटा, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफिड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के आपके पास 4 फंक्शंस हैं, 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं, दोनों प्राइमरी फंक्शंस एम से स्टार्ट होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, एंड 2 सेकेंडरी फंक्शंस हैं, दोनों सेकेंडरी फंक्शंस एस से स्टार्ट होते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफिड पेमेंट। ठीक है, तो ये चारों फंक्शंस आपको याद करने हैं। अभी हम आगे जो फंक्शंस है उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मनी की जो डेफिनेशन है, मनी की डेफिनेशन में आपको मनी के चारों फंक्शंस लिखने हैं। मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफिड पेमेंट। आगे देखते हैं कि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है। तो मनी सप्लाई के बेटा 4 कंपोनेंट्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1, M2, M3 एंड M4। M1 में बेटा लिक्विड मनी आती है। लिक्विड मनी मतलब जो भी करेंसी एंड कॉइन्स हम कैरी कर रहे हैं अपनी पॉकेट्स में, दैट इज इन M1। जो हमारी शॉर्ट टर्म डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक के पास, वो भी M1 के अंदर इंक्लूड होता है। तो M1 इंक्लूड्स कैश, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। एंड आपको पता है कि जब हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में रखते हैं तो उस पैसे में से कमर्शियल बैंक कुछ रिजर्व रखता है RBI के पास, तो वो हमारा ही पैसा है। तो 3 चीज़ें आती हैं M1 में, कैश एंड करेंसी, कैश करेंसी एंड कॉइन्स, डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है, वो हमारी डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक RBI के पास रखता है। M2 में बेटा सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस भी आता है। M3 में फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं जो हम लंबे टाइम के लिए डिपॉजिट्स करते हैं। एंड M4 में M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स एंड M4 कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। M1 भी आएगा, M2 भी आएगा, M3 भी आएगा, M4 भी आएगा। दैट मीन्स कैश, करेंसी, कॉइन्स, deposits with commercial bank, deposits with RBI, deposits with post office and long term deposits। ये सारी चीज़ें M4 में आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शंस मनी के। तो पहला फंक्शन है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जब पहले बार्टर सिस्टम चलता था तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होनी ज़रूरी होती थी, बट जब से मनी आया है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है मनी, इसलिए हमको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का लैक भी है तभी हम इजीली डीलिंग कर सकते हैं। मनी सेपरेट्स द एक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग। ठीक है, जब बार्टर सिस्टम होता तो कोई सेलर नहीं होता, तो कोई परचेजर नहीं होता था, सिर्फ एक्सचेंज होता था। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ मनी, मनी के आने के बाद परचेज और सेलिंग का एक्ट क्या हो गया है, डिस्टिंक्ट हो गया है। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब आप किसी भी गुड को या सर्विस को मेजर कर पाओगे। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट्स आप प्रॉमिस कर पाओगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो इसकी वजह से जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है वो पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि हम फ्यूचर पेमेंट प्रॉमिस कर पाते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी कैन बी इजीली स्टोर्ड, मनी बहुत सारे डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है, इसलिए हम मनी को इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा बैंकिंग। बैंकिंग में पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक्स क्रेडिट को कैसे क्रिएट करते हैं, बैंक्स क्रेडिट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेटा देखो, बैंक्स को एक चीज़ पता है कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं, हम लोगों ने, पब्लिक ने जो डिपॉजिट्स करे हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, वो जितने भी डिपॉजिट्स हैं सब लोग एक बारी में अपने डिपॉजिट्स निकालने नहीं आएंगे, सब लोग एक बारी में अपने डिपॉजिट्स निकालने नहीं आएंगे। और अगर वो एक बारी में आ भी जाते हैं तो वो अपनी पूरी डिपॉजिट नहीं निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक में 10 लाख रुपीज़ रखे हुए हैं तो मैं एक बारी में जाके 10 लाख थोड़ी निकाल लूँगा। ठीक है, जितनी मुझे नीड होगी उतना ही निकालूंगा। और बैंकर्स को पता है कि बैंक में कॉन्स्टेंटली न्यू इनफ्लो ऑफ मनी तो आता ही रहेगा, इसीलिए बैंक्स क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व रखते हैं एंड बाकी अमाउंट ऑफ मनी लोन पे दे देते हैं। तो हम एक एग्जांपल से सीखते हैं कि बैंक ने 20% ऑफ द मनी रिजर्व रखी एंड 80% ऑफ द मनी को लेंड कर दिया। ओके, इसमें हमको एक एजम्पशन मान के चलनी है कि जितने भी बैंक्स हैं वो एक सिंगल बैंकिंग सेक्टर है एंड सारी पेमेंट्स बैंक्स के थ्रू रूटेड है। तो सबसे पहले आपको एजम्पशंस पढ़नी है कि जितने भी बैंक्स हैं वो एक सिंगल बैंकिंग यूनिट है एंड सारी पेमेंट्स एंड रिसीट्स बैंक के थ्रू रूटेड है। अब हम अपना एग्जाम्पल सीखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक फ्रेश डिपॉजिट डाली 1000 की, उसमें से बैंक ने 200 रिजर्व रखा, 200 रिजर्व रखा 20% एंड 800 का लोन दे दिया। अब 800 का लोन जिसको मिला वो 800 बेटा अपने बैंक में डालेगा, तो बैंक के पास फिर से 800 आ गए क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि सारे बैंक्स एक सिंगल बैंकिंग सेक्टर है।
तो हमने न्यू फ्रेश डिपॉजिट्स डाली 1000 रुपीज़ की, बैंक ने 200 रिजर्व रखा, 800 का लोन दे दिया। अब जब 800 का लोन जिसको मिला वो भी तो अपने बैंक में ही डालेगा, तो बैंक के पास फिर से 800 की डिपॉजिट्स आ गई, उसमें से फिर बैंक ने 20% दैट इज़ 160 रिजर्व रखा और 640 का फिर से लोन दे दिया। बैंक के पास फिर से 640 की डिपॉजिट्स आ गई एंड दिस कॉन्टिन्यूज टिल टोटल सेविंग्स बिकम्स इक्वल टू दी फ्रेश डिपॉजिट। फ्रेश डिपॉजिट कितने की थी बेटा? 1000 की। जब टोटल सेविंग्स जो बैंक सेव कर रहा है 20% हर साइकिल में, जब टोटल सेविंग्स टोटल रिजर्व्स फ्रेश डिपॉजिट के इक्वल हो जाते हैं, वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट से करेंगे रीड, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, बेटा पक्का 100% क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन का भी और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस का भी पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। जिस भी एग्जाम में आपका ये चैप्टर आएगा, चाहे वो यूटी हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्रेडिट क्रिएशन एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है दैट इट हैज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ करेंसी इशू इन द कंट्री, बट ऑल द करेंसी इशूड इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। ठीक है, सेंट्रल बैंक हैज़ टू बैक द करेंसी इशूड विद द एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहती है, पब्लिक का फेथ रहता है, करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहती है और मनी सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करना आसान रहता है। दूसरा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का बैंक टू द गवर्नमेंट। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंकर बनता है तो 3 फंक्शंस करता है एज अ बैंकर। करंट अकाउंट मेंटेन करता है, इट एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक्स पेमेंट एंड इट गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट। एज अ एजेंट इट मैनेजेस पब्लिक डेट एंड एज अ एडवाइजर इट एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, जब आरबीआई बैंक्स के लिए बैंकर बनता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर बनता है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ठीक है, जो कैश रिजर्व्स कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं उसकी कस्टडी रखता है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? सेंट्रल बैंक से मिलेगा, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। आफ्टर दैट क्लियरिंग हाउस, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने, एक पर्सन है इसका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, दूसरा पर्सन है उसका अकाउंट है एसबीआई में, अगर इनको ट्रांजैक्शंस करनी है तो दे कैन ईजिली डू दी ट्रांजैक्शंस रूटेड थ्रू सेंट्रल बैंक्स। इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाती हैं ड्यू टू आरबीआई। एंड लास्ट है सुपरवाइजर की बैंक्स को अगर कोई भी एक्सपेंशन करनी है, मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, तो बैंक खोलना है नया, तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। आफ्टर दैट कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, तो कुछ रेट्स हैं जिनके इंक्रीज या डिक्रीज से मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस होती है। फर्स्ट वन इज रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक्स। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, बेटा अगर हम ये रेट बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा, वो आगे पब्लिक को महंगा लोन देगी। अब जब पब्लिक को महंगा लोन मिलेगा तो पब्लिक लोन नहीं लेगी, देयरफॉर मनी सप्लाई विल रिड्यूस। जितने भी रेट्स हैं जब ये बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगी। आफ्टर दैट रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज दी ऑपोजिट। अच्छा, रेपो रेट से के बाद हम बैंक रेट समझते हैं। बैंक रेट भी सिंपल है, बैंक रेट एज इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट है बेटा, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कीप देयर सेविंग्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब अगर ये रेट बढ़ता है, पहले कमर्शियल बैंक्स को फॉर एग्जांपल 6% का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उनको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दे विल बी मोटिवेटेड टू कीप मोर ऑफ देयर सेविंग्स इन दी सेंट्रल बैंक। अब जब कमर्शियल बैंक्स अपनी सेविंग्स सेंट्रल बैंक के पास ही रख देंगे तो क्या होगा? पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा, अगेन मनी सप्लाई विल रिड्यूस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो पब्लिक से खरीदती बेचती है एज अ कमर्शियल बैंक को एज अ चैनल बना के। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़ परचेज करी हैं, खरीदी हैं, तो क्या होगा? गवर्नमेंट अपना पैसा पब्लिक को देगी। जब गवर्नमेंट अपना पैसा पब्लिक को देगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो व्हेन गवर्नमेंट परचेजेस द सिक्योरिटीज़ मनी सप्लाई विल इंक्रीज। एंड जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगी तो लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगी तो लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। इन दैट केस मनी सप्लाई विल रिड्यूस। तो परचेजेस से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और सेलिंग से मनी सप्लाई रिड्यूस होती है। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बेटा वो रिजर्व है जो
कमर्शियल बैंक रखता है एंड उसके बाद लोन देता है, जैसे 20% रिजर्व रखेगा और 80% लोन देगा। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक CRR एक SLR। CRR इज कैश रिजर्व रेशो, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है कि अगर कोई पैसे मांगने आ गया तो हमें कस्टमर को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो अगर ये रेट बढ़ जाए, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, 20% थी तो हम 80% का लोन दे पा रहे थे, अब अगर ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 30% की हो जाएगी तो हमको 70% का लोन देना पड़ेगा, जिससे कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटा इज़ द मार्जिन बिटवीन लोन एंड कोलेटरल। अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए ना, तो आप 1 करोड़ की कोलेटरल नहीं रखोगे, क्योंकि वो तो डेप्रिशिएट हो जाएगी, हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि बैंक्स कहते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए तो यू शुड गिव दी कोलेटरल ऑफ 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 50 लाख। अगर ये मार्जिन हम बढ़ा दें तो क्या होगा कि लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे कि इतनी कोलेटरल कैसे लाएं हम, तो इन दैट केस ऑल्सो मनी सप्लाई रिड्यूसेस। अदर मेजर्स है मॉरल सुएजन। मॉरली हम परसुएट करते हैं कस्टमर्स को कि ये लोन लेने का सही टाइम नहीं है या फिर ये लोन लेने का सही टाइम है। एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव लोगों को लोन देना। अगर कोई प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन लेने आया है, बिजनेस करने के लिए लोन लेने आया है, तो उसको लोन दे दें। और अगर कोई अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, कंजम्पशन पर्पसेस के लिए लोन लेने आया है, जैसे कि शादी के लिए लोन लेने आया है, तो उसको लोन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पैसा वापस आने के जो चांसेस हैं वो कम हैं, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है मनी एंड बैंकिंग का जिस्ट, इसको आप याद करिए। एंड जो नोट्स हैं, इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, इन नोट्स को पढ़िए एंड आफ्टर दैट डू दी MCQs ऑफ संदीप गर्ग एंड हॉट्स ऑफ संदीप गर्ग।